और भाई लोग क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां आज हम फिर से संदीप किशन और विजय सेतुपति की एक्शन थ्रिलर माइकल की बात करने वाले हैं। तो भाई पिछली वीडियो में हमने बोला था कि ऑडियंस इधर शाहरुख खान के 4 साल के बाद के कमबैक को एंजॉय कर ही रही थी कि उधर बिना किसी प्रमोशंस के माइकल नाम की एक पैन इंडिया मूवी रिलीज हो जाती है। तो भाई टू बी ऑनेस्ट, अगर एक लाइन में मूवी को डिस्क्राइब करनी हो तो अपन बस इतना बोलेंगे कि मूवी की स्टोरी लाइन और डायरेक्शन आपको बिल्कुल पसंद आएगा, लेकिन तभी अगर आपने केजीएफ नहीं देखा हो तो, क्योंकि बॉस माइकल हेवीली इंस्पायर्ड है केजीएफ से। वहाँ हमने अनंत नाग जी के मुंह से पूरी कहानी सुनी थी और यहाँ वानरम के मुंह से सॉरी वानरम तो इनका केजीएफ में नाम था, माइकल में इनके कैरेक्टर का नाम स्वामी है। और भाई वहाँ भी हमने माँ बेटे की स्ट्रॉन्ग कनेक्शन देखी थी और यहाँ पे बिल्कुल वैसा ही ट्राई किया गया है। तो भाई अब कई लोग पूछेंगे कि जब माइकल भी केजीएफ जैसी है तो इसके लिए थिएटर्स में उतनी भीड़ क्यों नहीं है जितना हमने केजीएफ में देखा था। तो बॉस इसका रीजन एकदम सिंपल है, वहाँ हमारे रॉकी भैया अपने उस इमोशनल कनेक्शन से ऑडियंस को कनेक्ट करा दिए थे, पर सैडली हमारे संदीप किशन यहाँ पे चूक गए हैं। तो भाई अब काफी बकैती हो गई, अब बढ़ते हैं मूवी की स्टोरी तरफ। तो भाई मूवी के स्टार्टिंग में आफ्टर द क्लाइमैक्स वाला सीन देखते हैं, जहाँ कुछ गुंडे एक आदमी को घसीटते हुए ले जाते हैं और उसे मारते हुए पूछते हैं कि बता किस गैंग का काम है ये, किसने किया ये सब। जिसके बाद वो आदमी जिसका की मूवी में नाम है स्वामी, वो बताता है कि मुझसे बेहतर उसे कोई नहीं जानता क्योंकि मैंने उसको पाला है, और फिर वो उसकी पूरी कहानी सुनाता है। फिर सीन शिफ्ट होती है 15 साल पहले, जहाँ हम एक बच्चे को देखते हैं। स्वामी बताता है कि वो बच्चा उन लोगों में से था जो कि समंदर की गहराई बिना जाने उसमें छलांग लगा देते उसका किनारा ढूंढने के लिए। उस बच्चे के पास कुछ भी नहीं रहता है सिवाय उसकी माँ की तस्वीर और एक साड़ी और एक आईपैड, जिसे कि वह हमेशा अपने कानों में लगाकर गाने सुनता रहता। फिर हमें केजीएफ जैसी सिमिलर सीन देखते हैं जिसमें कि एक मजदूर औरत अपने मालिक से पैसे मांगती है क्योंकि उसके बेटे की तबीयत खराब थी। मालिक जब उसे पैसे देने से मना करता है तो वह बच्चा उसे मारकर उस औरत को पैसे दे देता है और कहता है कि अपने हक के लिए कभी भी भीख मत मांगो, उसे छीन लो। उसके बाद स्वामी बताता है उस वक्त के बॉम्बे के सबसे बड़े गैंगस्टर गुरुनाथ के बारे में, जिसकी बात टालने की हिम्मत सिर्फ और सिर्फ उसकी बीवी चारुलता के पास थी, और चारुलता की जान उसके बेटे अमरनाथ में थी। और चारुलता इतनी चालाक थी कि कभी पावर्स के लालच में गुरुनाथ का भाई कोई गड़बड़ ना कर दे, इसलिए वो गुरुनाथ को बोलकर उसे पहले ही घर से निकाल देती है, क्योंकि वो चाहती थी कि गुरुनाथ के बाद उसका बेटा अमर ही उसकी सल्तनत को संभाले। और भाई यही नहीं, एक बार जब गुरुनाथ की एक बार डांसर से अफेयर चला तो चारुलता ने उसके घर में उस बार डांसर को जिंदा जला दिया। फिर सीन शिफ्ट होता है जिसमें हम देखते हैं कि एक आदमी गुरु को मारने की कोशिश करता है पर वह बच्चा उसे बचा लेता है। फिर उस बच्चे को गुरु अपनी कार में बिठा लेता है और पूछता है कि इतनी कम उम्र में अपने साथ चाकू क्यों लेकर घूमते हो, जिसके जवाब में बच्चा कहता है कि उसका एक ही मकसद है, अपने बाप का खून करना। उसके बाद गुरु उस बच्चे को स्वामी को हैंड ओवर कर देता है और कहता है कि इसकी परवरिश में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद कहानी शिफ्ट होती है कुछ साल बाद की, जहां हम देखते हैं कि गुरु का बेटा अमरनाथ अब बड़ा हो चुका है और वह गुरु को कहता है कि नाइजीरिया से 300 करोड़ की ड्रग डील आई है और वह इस कंसाइनमेंट को पूरा करना चाहता है, लेकिन गुरु उससे कहता है कि यह सब तुम्हारे बस की बात नहीं है। और भाई पूरी मूवी में अमरनाथ के साथ गुरुनाथ वही करता है जो कि मिर्जापुर में हमारे कालीन भैया मुन्ना भैया के साथ किए। डॉक पर नाइजीरियन कंसाइनमेंट के लिए बॉम्बे के बाकी गैंग्स भी तैयार थे, लेकिन गुरु के रहते ये सब पॉसिबल नहीं था, इसलिए उन्होंने गुरु को मारने का प्लान बनाया। गुरु पर जैसे ही चाकू से हमला हुआ उसके सारे आदमी वहाँ से भागने लगे, लेकिन माइकल वहाँ पर आता है और एक फाइट सीन होती है जिसमें कि गुरु को 6 लोग चाकू भी मारते हैं, लेकिन माइकल उसे दूसरी बार बचा लेता है और इससे खुश होकर गुरु माइकल को अपनी ही एक बार का ओनर बना देता है, जहाँ की माइकल का आर के नाम की एक आदमी से फाइट भी होती है। जिसके बाद आर के कहता है कि अगली बार जब तू मेरे सामने होगा तब मैं तुझे मार दूंगा। अपने ऊपर हुए हमले के बाद गुरु कहाँ शांत रहने वाला था, वह एक एक करके अटैक करने वाले 6 लोगों को ढूंढकर उनके हाथ काट देता है। 5 लोगों को जब वो मार देता है तब उसे पता चलता है कि 6ठा आदमी अपने बेटी से मिलने के लिए दिल्ली गया है, जिसको मारने के लिए गुरु माइकल को दिल्ली भेजता है और कहता है कि मौका मिलते ही बाप और बेटी दोनों को जान से मार दे। दिल्ली जाकर माइकल उस लड़की की पीछा करने लगता है जो कि दिव्यांशा कौशिक है और फिल्म में इनके कैरेक्टर का नाम थीरा है। लेकिन इसी बीच माइकल को धीरे धीरे थीरा के लिए प्यार वाली फीलिंग्स आने लगती है और इसी वजह से मौका मिलने पर भी माइकल थीरा और उसके पापा को नहीं मारता है। इस बात का पता गुरु को चलता है तो गुरु कहता है कि अब वो इसको अपने तरीके से देखेगा। इसी बीच थीरा के पापा माइकल को बताते हैं कि उन्हें तो किसी और ने कॉन्ट्रैक्ट दिया था गुरु को मारने के लिए, यानी कि उस अटैक के पीछे का मास्टरमाइंड कोई और ही है और किसी को उस पर शक ना हो इसलिए उसने इस अटैक को 6 नए लोगों के साथ मिलकर प्लान किया था। उसके बाद फिल्म में कुछ रोमांटिक सीन्स आते हैं जहां हम देखते हैं कि रात में जब माइकल और थीरा सो रहे होते हैं तो कुछ लोग उन पर अटैक कर देते हैं। माइकल और उनके बीच काफी तगड़ी फाइट होती है, लेकिन लास्टली वो लोग माइकल और थीरा को बांधकर वहां से ले जाते हैं। फिर अगले सीन में हम एक सुनसान जगह देखते हैं जहां माइकल को आरके के सामने लाया जाता है, जिससे उसने मूवी के स्टार्टिंग में बार में झगड़ा किया था। माइकल उससे पूछता है कि थीरा कहाँ है। इस पर आरके उसे दिखाता है कि उसने थीरा के पापा को भी वहाँ पर किडनैप करके लाया हुआ होता है। उसके बाद वहाँ पे गुरु का बेटा अमरनाथ आता है और वहाँ हमें डिस्क्लोज होता है कि गुरु पर अटैक के पीछे का मास्टरमाइंड और कोई नहीं बल्कि उसी का अपना बेटा होता है। अमर उसे बताता है कि उसके बाप माइकल को दिल्ली भेजा था हीरा और उसके पापा पर नजर रखने के लिए,
लेकिन उसने थीरा को माइकल के साथ प्यार का नाटक करने के लिए भेजा था। इन शॉर्ट बोले तो अमर को गुरु का सल्तनत का वारिस बनना था, लेकिन गुरु को माइकल पे ज्यादा भरोसा था। इसलिए जब गुरु माइकल को दिल्ली भेजा थीरा और उसके पापा को मारने के लिए, तब अमर ने थीरा का इस्तेमाल किया माइकल को इस मिशन में फेल होने के लिए, ताकि गुरु का माइकल से भरोसा खत्म हो जाए और कुर्सी मिलेगी अमर को। इसके बाद वो माइकल और थीरा के पापा को शूट करके वहाँ क्लिफ के नीचे एक नदी में फेंक देता है। अमर जब ये सारी बातें गुरु को बताता है तो गुरु को अमर की लाइफ को लेकर बहुत टेंशन होने लगती, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि माइकल क्या चीज़ है और इतनी आसानी से वो नहीं मरने वाला। स्वामी भी बोलता है कि जब तक माइकल गुरु के यहाँ काम करता था तब तक वह पिंजड़े में बंधा एक हिरन था, पर अब वो एक जख्मी शेर बन चुका है जो कि अब समय पर सबका शिकार करेगा। और भाई होता भी बिल्कुल वैसा ही है। माइकल फिल्म का हीरो है तो ऑब्वियस है इतनी जल्दी तो वो नहीं मरेगा। माइकल नदी से बाहर आते ही सीधा जाता है आरके के पास, जहाँ उसने थीरा को बांध कर रखा था। और भाई पूरी फिल्म में मेरे को बस वही एक सीन डाइजेस्ट नहीं हुई। नहीं भाई, मतलब उस फाइट को देखकर यकीन ही नहीं हुआ कि इस बंदे को थोड़ी देर पहले गोली लगी थी। उस फाइट में माइकल अमर को तो मार देता है, पर आरके थीरा को लेकर भाग जाता है। अमर की मौत पूरे शहर में फैल जाती है और चारुलता तो उसकी बॉडी देखते ही सदमे से बेहोश हो जाती है। उसके बाद माइकल स्वामी के पास जाता है, जो कि उसके शरीर में लगी बुलेट को बाहर निकालता है और माइकल स्वामी को कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड होने को कहता है, क्योंकि उसका मानना था कि गुरु अब उसके चाहने वालों को मारेगा, जो कि स्वामी के अलावा कोई नहीं था। गुरु भी अपने सारे आदमी को बुलाकर कहता है कि उसका इकलौता वारिस अब मर चुका है, तो जो भी माइकल की डेड बॉडी लाएगा वो अगला वारिस होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि माइकल फिर से आरके के पास पहुंच जाता है और वहां आरके और उसके सारे आदमियों को मारकर थीरा को वहां से लेकर के चला जाता है। लेकिन हालत ख़राब होने की वजह से माइकल बेहोश हो जाता है और थीरा मैडम कतई हेवी ड्राइविंग करते हुए गाड़ी को ठोंक देती हैं। आरके की मौत की खबर जब गुरु तक पहुंची तो वह कहता है कि अब माइकल को मारने के लिए हमें एक बहुत बड़े राक्षस की ज़रूरत पड़ेगी। और भाई फिर स्क्रीन पर आती है वो सीन जिसके लिए हम थिएटर्स गए थे, बोले तो अपने विजय सेतुपति सर। विजय सर उस जगह जाते हैं जहां थीरा ने गाड़ी ठोंकी थी और दोनों को उठाकर अपने घर ले आते हैं। इसके बाद गुरु के आदमी वहां आते हैं माइकल को मारने के लिए, लेकिन अपने विजय सर उन सभी को दौड़ा दौड़ा कर मारते हैं। फिर उसी रात विजय सर को थीरा कहती है कि मैं चली जाऊंगी, लेकिन आप माइकल का ख्याल रखना। इस पर विजय सर उसे बताते हैं कि सालों पहले जब वह जेल में हवलदार थे तो जेल में उनके यहाँ एक बच्चे की जन्म हुई थी। उन्होंने सोचा था कि उस बच्चे को वो जिंदगी भर अपने साथ रखेंगे, लेकिन वो कहते हैं ना, हवा में सुलगती आग को और उम्र में बढ़ते इंसान को काबू में रखना मुश्किल हो जाता है, इसलिए वो बच्चा उनके पास से भाग जाता है। वो थीरा को कहते हैं कि माइकल को छोड़कर मत जाओ, उसे पकड़ कर। फिर जब थीरा माइकल के रूम में जाती है तो देखती है कि माइकल मिसिंग है और हम देखते हैं कि माइकल गुरु को मारने के लिए उसके घर गया होता है। वहाँ होती है फिल्म की क्लाइमैक्स फाइट, जहाँ की गुरु को मारने से पहले माइकल उसे बताता है अपने बाप को मारने के लिए उसने 20 साल इंतजार किए थे और उसका बाप कोई और नहीं बल्कि गुरु है। मतलब माइकल उस बार डांसर का बेटा है जिसे कि चारुलता ने जिंदा जला दिया था। इधर थीरा भी वहाँ से जाने के लिए रेलवे स्टेशन आ जाती है, जहाँ विजय सर आ जाते हैं और उसे बताते हैं कि जो बच्चा जेल में जन्म लिया था वह कोई और नहीं बल्कि माइकल है। फिर डिस्क्लोज होता है कि जेनिफर के साथ गुरु ने अपनी शादी की बात छुपा करके उसके साथ अफेयर्स में था, और जब जेनिफर प्रेग्नेंट हो गई तो गुरु और चारुलता ने मिलकर रात में जब वो घर में थी तो उसके घर को जला दिया था। लेकिन जेनिफर वहाँ से किसी तरह बचकर भाग जाती है और अपने पापा के फ्रेंड जो कि विजय सेतुपति सर थे उनके पास चली आती है। जेनिफर को रहने के लिए जगह चाहिए था, इसलिए विजय सर ने उसे जेल में कुक की नौकरी दिलवा दी। और जब जेनिफर की मौत हुई तो माइकल निकल पड़ा था अपनी माँ के साथ हुई धोखा का बदला लेने। तो भाई मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है और इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि स्वामी के पास गुरु का भाई आता है और कहता है कि अपने भाई का बदला वो लेगा, जो कि इशारा करती है कि कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हुई है और इसके आगे और भी पार्ट्स आएंगे। तो बस यार भाई आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और हाँ, कमेंट में जरूर बताना कि माइकल आपको कैसी लगी थी।